जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो लास्ट डे हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी? तो लास्ट डे हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था और मैंने लास्ट में बोला था कि आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियों के और उनके कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, चाहे विधायी शक्तियाँ हो गई, कार्यपालिकी शक्तियाँ हो गई, आपातकालीन शक्तियाँ हो गई या न्यायपालिका की शक्तियाँ हो गई, उन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इधर आते हैं हम लोग, क्या है तो राष्ट्रपति के कार्य। अब कौन कौन से? तो कार्यपालिका से संबंधित इनके कुछ अधिकार या शक्तियां हैं। ठीक, तो कौन कौन सी हैं? तो एक कार्यपालिका से संबंधित क्या कार्य करते हैं? ये कुछ नियुक्तियां करते हैं। किसकी नियुक्तियां करते हैं? तो आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले वो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक, और किसकी नियुक्ति करते हैं? नंबर 2 पर संघ के मंत्रियों की नियुक्ति। एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, दूसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। संघ में मंत्री मतलब होम मिनिस्टर हैं और रक्षा मंत्री, जहाज रानी मंत्री, इस तरीके से मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 75 के अंतर्गत। किसकी? तो प्रधानमंत्री की और संघ के मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75 के अंतर्गत। ठीक, थर्ड नंबर पर आओ, किसकी नियुक्ति करते हैं? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, यानी कि एजीआई की, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। देखो ये हेडिंग पड़ी है नियुक्तियां, ठीक है। अब इसके आगे नियुक्तियां नहीं लिखा तो समझ जाइएगा कि नियुक्तियां ही यहां तक चलेंगी। ठीक, अब किसकी नियुक्ति करते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब जितने भी सुप्रीम कोर्ट के चाहे मुख्य जज हों या अन्य जज हों, उनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अब आओ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। मतलब हाई कोर्ट, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट और ये क्या है? हाई कोर्ट। ठीक, तो एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और एससी का मतलब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, आगे आओ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। अब इनके आर्टिकल इस वजह से नहीं लिखा रहे हैं कि जब हम एजीआई पढ़ाएंगे तब उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, किस कहां से कौन आर्टिकल में आता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, सभी आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और ये किसकी नियुक्ति करते हैं? तो यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, अब आगे आओ 8th नंबर में क्या? कैग की नियुक्ति, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, मतलब भारत का, हिंदी में लिख लो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा मतलब ये सरकार के खातों की जांच करता है। ठीक है, महालेखा परीक्षक। ठीक, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग आर्टिकल जानेंगे आगे। ठीक, और किसकी नियुक्ति करते हैं? तो राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब गवर्नर की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। जो राज्य में गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो कितने हो गए? इधर 9th नंबर तक हो गए। ठीक, अब इधर हम लोग आते हैं, तो इधर क्या दिया गया है? तो दिल्ली के सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, पुडुचेरी के सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अब राजदूतों की नियुक्ति ये कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राजदूत कौन? मतलब हम लोगों के हर देश में राजदूत भेजे जाते हैं। ठीक, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक,
आईपीएस और आईएफएस की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, आगे आओ। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये भी अपने राष्ट्रपति करेंगे। जो राष्ट्रपति होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, दमन दीव हो गया, नागर एवं हवेली, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें प्रशासक की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अब कुछ गठन करते हैं ये, जैसे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगर पूछा जाए पेपर में, ऐसे पूछा जाएगा कि पुडुचेरी के सीएम की नियुक्ति कौन करता है, बताइए, तो ऑप्शन दिया होगा प्रधानमंत्री, राज्यपाल या होम मिनिस्टर, और फिर एक नीचे डी नंबर पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कि राष्ट्रपति। तो आपको क्या टिक लगाना है? तो राष्ट्रपति को टिक लगाना। या पूछ लिया जाएगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर या रेलवे मंत्री, तो नहीं, कौन करेगा? तो डी नंबर पर वो भी लिखा होगा कि राष्ट्रपति। तो आपको राष्ट्रपति बताना। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अब पूछा जाए एससी एसटी कमीशन का गठन कौन करता है? मतलब अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का जो कमीशन गठित किया जाता है, आयोग गठित किया जाता है, वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, ये भी जान लिया आप लोगों ने। अब पूछा जाए मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अब ओबीसी कमीशन का अगर गठन पूछा जाए तो ये पूछा जाए कौन करता है? तो ये भी अपने राष्ट्रपति करते हैं। किसका? ओबीसी का गठन। ओबीसी कमीशन का जो गठन होता है ओबीसी आयोग का, वो कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति करते हैं। ये इतनी राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित अधिकार या शक्तियां थी। तो इतनी तो ये राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अब इसके आगे हम लोग काय की चर्चा करेंगे? जो इनकी वित्तीय शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी उनके बारे में वर्णन कर लेते हैं। विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो अब हम लोग विधायी शक्तियां जानते हैं। ठीक, इतना सब आप लोग नोट करिए, नोट करो। तो हम लोग कहां तक जान चुके हैं? तो हम लोग राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां थी उनके बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो उनकी कुछ विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले उनकी जो विधायी शक्ति क्या है? वो सत्रावसान करना। अब बोलेंगे सत्रावसान करना मतलब सत्र का समापन करना, मतलब सत्र को, जो सत्र चलते हैं, मानसून सत्र हो गया है, शीत सत्र हो गया या बजट सत्र हो गया, उनको समाप्त करना किसका काम है? सत्र को समाप्त करना किसका काम है? तो राष्ट्रपति का काम है। ठीक, और सत्र को आहूत करना ये किसका काम है? तो ये भी राष्ट्रपति का काम है। अब आहूत का मतलब सत्र को बुलाना, मतलब सत्र को बुलाना जो काम है वो भी किसका काम है? तो राष्ट्रपति का ही काम है। ठीक, दो बातें आपने जानी। अब तीसरा क्या लिखा है? चुनाव के बाद प्रथम सत्र को संबोधित करना। जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। बोला जाता है आर्टिकल 87 में, जब ये राज्यसभा और लोकसभा को साथ में बैठाकर और अभिभाषण देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं चुनाव के बाद प्रथम सत्र को संबोधित करना। वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। उसमें सरकार की गुणगान लिखे होते हैं, उसी को पढ़कर सुना देते हैं। ठीक है, उसका वर्णन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, चुनाव के बाद अगर पूछा जाए क्या करते हैं? प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक, अब पूछा जाए साधारण विधेयक, अब तो इसको राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसको जो साधारण विधेयक है इस पर राष्ट्रपति के बाद विधायी शक्ति है। जैसे विधेयक पढ़ाएंगे, साधारण विधेयक भी पढ़ाएंगे, ठीक, धन विधेयक भी पढ़ाएंगे आपको, और आगे चल के संविधान संशोधन विधेयक भी पढ़ाएंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, वापस कर सकते। ठीक, और 6 नंबर पर क्या लिखा है? धन विधेयक। धन विधेयक जो है ये हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में ही लाया जाता है। कहां लाया जाता है? तो ये लोकसभा में, ऐसे लिखो, हमेशा कहां आता है? हमेशा लोकसभा में
आता है। देखो जो साधारण विधेयक होगा ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी चालू हो जाएगा, ठीक। या संविधान संशोधक विधेयक होगा वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होगा वो हमेशा कहां आएगा, तो लोकसभा में ही आएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अब संविधान संशोधन विधेयक, इसको क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, ठीक। क्या कर सकते हैं, इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, कौन, तो राष्ट्रपति, ठीक। अब पूछा जाए संसद की संयुक्त बैठक, संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाना होता है ये कब आती है, तो ये आती है जब लोकसभा कोई बिल को पास कर दे और राज्यसभा उसको 6 महीने तक रोक ले, तो क्या हो जाता है, गतिरोध हो जाता है। तो राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगी। फिर तो कौन से आर्टिकल से बुलाई जाती है, तो आर्टिकल 108 के माध्यम से क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक। फिर उस पर क्या होगी, वोटिंग होगी और वो बिल पास हो जाएगा, ठीक। तो उस पर कब बुलाई जाती है, वो जब कोई भी बिल पर गतिरोध हो जाए तब क्या बुलाई जाती है, तो संयुक्त बैठक। संयुक्त सत्र और संयुक्त बैठक में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत लोग तो ये डिफाइन नहीं करते, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब कोई भी बिल पर, मतलब राज्यसभा कोई भी बिल पर रोक लगा दे, मतलब 6 महीने तक उसको रोक के रख ले, तो राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। किसके माध्यम से, तो आर्टिकल 108 के माध्यम से, ठीक। अब पूछा जाए जैसे धन विधेयक की चर्चा किसमें करी गई है, तो इसको चाहे लिख लो, इधर ही लिख लो कि 1010 मतलब आर्टिकल 110 में, किसमें, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा करी गई है। किसमें करी गई है, तो 110 में, ठीक। संसद की संयुक्त बैठक बुलाना आर्टिकल 108 में, ठीक। ये भी हो गया आपका। अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता। अब 3 सत्र चलते हैं अपने यहाँ, 3 सत्र चलते हैं, एक कौन सा मानसून सत्र, एक कौन सा शीत सत्र और एक बजट सत्र। अगर मान लो सत्र ना चल रहे हो तो राष्ट्रपति कोई ऐसा कानून बना देगा, वो 6 महीने तक लागू रहता है। कितने महीने तक, 6 महीने तक। उसको क्या बोलते हैं, तो अध्यादेश जारी करना। वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके लिए आर्टिकल कौन सा है, जो इंपॉर्टेंट है वो अभी के लिए लिखाए दे रहे हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 मतलब 123 आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक। कौन सा है, तो 123, ठीक। अब लंबित बिल पर संदेश भेजना, कोई भी बिल बहुत दिनों से लंबित पड़ा है उस पर संदेश कौन भिजवाएगा कि भैया इसको पास करा जाए, हमारे पास भेजा जाए, तो उस पर कौन भेजेगा, तो राष्ट्रपति लंबित बिल पर संदेश भेज सकता है, ठीक। आगे आओ, इधर आओ, इधर क्या लिखा है, कैग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। तो कौन रखवाता है, अगर पेपर में प्रश्न आए कि कैग की रिपोर्ट को संसद में कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति रखवाते हैं, ठीक। अब यूपीएससी की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन रखवाता है, तो ये भी राष्ट्रपति रखवाते हैं। पूछा जाए वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन रखवाता है, तो ये भी राष्ट्रपति ही रखवाते हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नियम बना सकते हैं। अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नियम कौन बनाता है, तो वो भी राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक। अब आप सब इतना सब नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग इनकी जो कौन सी वित्तीय शक्तियां उनको जानेंगे, फिर सैन्य शक्तियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहां तक जान चुके हैं, तो राष्ट्रपति की हम लोग कार्यपालिकी शक्तियां जान चुके हैं, विधायी शक्तियों के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, जो इनकी वित्तीय शक्तियां हैं उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालो वित्तीय शक्तियां। किसकी वित्तीय शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति की, ठीक, शक्तियां। अब पूछी जाए कौन कौन सी इनकी वित्तीय शक्तियां, तो लिखो नंबर 1 कि धन विधेयक को अनुमति देते हैं। क्या करते हैं, धन विधेयक को अनुमति देना, ठीक।
नंबर 2 लिखूं, क्या है? तो आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। एक आकस्मिक निधि से क्या करेंगे? आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई इनकी वित्तीय शक्तियां। अब इनकी हम लोग क्या जानेंगे? तो सैन्य शक्तियां जानेंगे। ठीक, जान लो, वो भी जान लो। क्या जानोगे? तो सैन्य शक्तियां। हेडिंग डालो, सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां जान लो। ठीक, सैन्य शक्तियां पूछी जाए तो क्या है इनके पास? ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। क्या होंगे? ये तीनों सेनाओं के प्रमुख। ठीक, और संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा करना और युद्ध समाप्ति की भी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद की अनुमति लगेगी। क्या लगेगी? संसद, ऐसे लिखो, संसद की अनुमति पर क्या होगा? संसद की अनुमति पर युद्ध की घोषणा करना। युद्ध की घोषणा करना इनका काम है। ठीक, दूसरा इनका काम क्या है? युद्ध समाप्ति करने की भी घोषणा करना। युद्ध समाप्त करने की घोषणा करना। ये काम भी किसका है? तो राष्ट्रपति का काम। लेकिन अनुमति किसकी लगेगी? तो संसद की अनुमति पर क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं? युद्ध की घोषणा करना भी काम है और युद्ध समाप्त करने की भी घोषणा करना इन्हीं का काम है। ठीक, तो कौन कौन सी शक्तियां हो गई? वित्तीय शक्तियां हम लोग जान ली, सैन्य शक्तियां जान ली। अब कौन सी शक्तियां बची? तो अब हम लोग वो जान लेते हैं। इनकी क्या है? तो इनकी एक क्षमा दान करने की भी शक्ति है। क्या करते हैं? तो ये क्षमा दान करते हैं। ठीक, तो वो जान लेते हैं। मतलब न्यायिक शक्तियां कौन सी हैं? क्या है? घोषणा। ठीक, इधर साइड लिख लो, हम लोग इधर साइड लिखो न्यायिक, कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन सी हैं, तो वो जान लो, न्यायिक शक्तियां। ठीक, न्यायिक शक्तियों के बारे में जान लो। अब इनकी न्यायिक शक्तियां क्या हैं? तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है। क्या है? तो राष्ट्रपति के पास, मतलब ऐसे लिखो, क्षमा दान की शक्ति। ये तो पता है कि राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो सीधे लिखो क्षमा दान की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अब देखो, ये क्या कर सकते हैं? किसी सैन्य न्यायालय से मिली अगर सजा है उसको भी ये माफ कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति। ठीक, क्या कर सकते हैं? तो नंबर 1 लिखो, सैन्य न्यायालय के अधीन मिली सजा के अधीन मिली सजा। ठीक, उसको भी माफ कर सकते हैं। दूसरा कौन सा? संघीय न्यायालय के अधीन मिली सजा को भी माफ कर सकते हैं। क्या होगा? संघीय विधि से लिखो, संघीय विधि के अधीन मिली सजा। अगर
सैन्य न्यायालय के अधीन मिली सजा हो तो भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास शक्ति है, कौन सी, क्षमादान की शक्ति, तो माफ कर सकते हैं। या संघीय विधि के अधीन, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधीन या कोई जिला न्यायालय के अधीन कोई भी सजा अगर इनको मिली है तो क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति उसको भी माफ कर सकते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और लिखो, ये माफ किस तरीके से करेंगे, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल क्षमा कर दें, ठीक, या उसका निलंबन कर दें, या लघुकरण कर दें, या परिहार कर दें। क्या कर दें, लघुकरण, परिहार या क्षमादान या निलंबन कर सकते हैं, ठीक, ऐसे लिख लो। ये क्षमा, बिल्कुल क्षमा कर दें, ठीक, या निलंबन कर दें, सजा का निलंबन कर दें कि टाल दें थोड़े समय के लिए, निलंबन कर दें, या लघुकरण कर दें, क्या कर दें, लघुकरण कर दें, ठीक, या क्या कर दें, परिहार कर दें, क्या कर दें, परिहार कर दें, ठीक, ये जाना आपने। अब एक पॉइंट और लिखो, अगर मान लो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है, डेथ पनिशमेंट, तो क्या होगा, तो अगर मृत्युदंड की सजा मिली है किसी पर्सन को, किसकी, मृत्युदंड की, तो ये क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड की अगर सजा मिली है तो क्या कर सकते हैं, ये इसको बिल्कुल क्षमा न कर कर या तो इसको किस में बदल सकते हैं, तो आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, तो आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, मतलब बिल्कुल क्षमा न कर कर उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास पावर है। किसकी पावर है, तो क्षमादान की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। ऐसे लिख लो यहां पर, नहीं तो सोचोगे किसके पास है, ऐसे लिख लो, राष्ट्रपति, ठीक। अब हम लोगों ने कौन कौन सी शक्तियां जान ली, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां। अब इतना सब आप लोग नोट करिए, उसके आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोगों ने कहां तक जान लिया है, तो हम लोगों ने इनकी वित्तीय शक्तियां जान ली, सैन्य शक्तियां जान ली, और क्या जाना, हम लोगों ने कार्यपालिकी शक्तियां जानी, विधायी शक्तियां जानी, न्यायिक शक्तियां जानी, ठीक। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, तो इनकी एक शक्ति और है, आपातकालीन शक्ति। क्या है इनके पास, तो आपातकालीन शक्ति, यानी कि आपातकालीन शक्तियां, ये और हम लोग जान लेते हैं कौन सी शक्तियां हैं, तो आपातकालीन शक्तियां। अब क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति, ऐसे लिखो, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 352 के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके माध्यम से, 352 मतलब 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 350 के थ्रू के माध्यम से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक। ये किसका काम है, तो ये भी राष्ट्रपति का काम है। क्या काम है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, ठीक। दूसरा इनका काम क्या है, तो राष्ट्रपति का ही, तो आर्टिकल 356 के माध्यम से, कौन सा आर्टिकल है, तो 356 आर्टिकल के माध्यम से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन कहां लगाते हैं, तो राज्यों में क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक। ये भी जाना। अब आर्टिकल, इनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति आपातकाल क्या होता है, राष्ट्रीय
राष्ट्रपति शासन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल क्या कर सकते हैं, तो इनके पास आर्टिकल 360 भी है। इससे क्या करेंगे ये, तो इसके माध्यम से ये क्या लगा सकते हैं, तो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। घोषणा, इसकी भी घोषणा कौन करेगा, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। 352 के माध्यम से ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, पूरे देश में क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक, और 356 के माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक, 360 में क्या करते हैं, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या जान लिया हम लोगों ने, सैन्य शक्तियां जान ली। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं इनकी, इधर हम लोग एक चीज और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, आर्टिकल 79, एक और आर्टिकल जान लो, ARTICLE। ठीक है, आर्टिकल 79 में इसमें क्या दिया गया है, अगर पूछा जाए आर्टिकल 79 में क्या दिया गया है, तो संसद का वर्णन है। किसका वर्णन किया गया है, संसद का वर्णन किया गया है। तो इसमें लिखा क्या है कि संघ में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और सदन, दो सदन को मिलाकर बनेगी। क्या होगी, संघ के लिए लिखो, संघ के लिए एक संसद होगी। क्या होगी, संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनेगी। मतलब संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदन को मिलाकर बनेगी। कौन बनेगी, तो एक संसद का निर्माण होगा। उसका 3 अंग होंगे, एक कौन होगा, राष्ट्रपति, और उसमें 2 सदन होंगे। तो 2 सदन कौन होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक, कौन कौन से, तो एक लोकसभा तो एक राज्यसभा। ठीक, ये 2 सदन और प्लस इनके साथ में कौन होगा, तो राष्ट्रपति भी होंगे। ठीक, इन तीनों को मिलाकर किसका निर्माण होगा, तो एक संसद का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, तो एक संसद का निर्माण होगा। ठीक, अब ये किस में लिखा है, तो 79 में लिखा है। मतलब कौन से अनुच्छेद में लिखा है, तो आर्टिकल 79 में क्या लिखा है, लोकसभा तथा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर एक संसद का निर्माण होगा। ठीक, आगे आओ, अब जान लो, क्या जानोगे, तो एक आर्टिकल और बचा, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति से संबंधित है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। किसको, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब वो 12 सदस्य कौन खुशनसीब होंगे, तो जिन्होंने साहित्य में, कला में, समाज सेवा में या विज्ञान में योगदान दिया हो। क्या किया हो, योगदान दिया हो, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, तो लिखो, इसको कैसे लिखोगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, अगर पूछा जाता है साहित्य, कला, समाज सेवा तथा विज्ञान, किसमें, विज्ञान में योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों की, 12 व्यक्तियों को, ध्यान में रखिएगा, 12 व्यक्तियों को मनोनीत
मनोनीत या नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति, सीधे लिखो, ऐसे लिखो, नियुक्ति करते हैं, क्योंकि 12 व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? तो नियुक्ति करते हैं। कौन किस किस में योगदान दिया हो? तो साहित्य में, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, मतलब करके लिख दे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, साहित्य लिख दे, कला लिख दे, ठीक है, समाज सेवा लिख दे, इस जगह विज्ञान की जगह पर कुछ और लिख दे। तो याद रखिएगा, साहित्य में, कला में, समाज सेवा में और विज्ञान में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है उनमें से 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राज्यसभा में नियुक्त कर देते हैं। क्या लिखा है? राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, समाज सेवा तथा विज्ञान में योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, इसी के साथ ये आज का चैप्टर समाप्त, मतलब राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, 79 में क्या था? संघ के लिए एक संसद होगी जो 2 सदन तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। ठीक, ये हम लोगों ने जान रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। अब हम लोग फिर मिलेंगे कब? नेक्स्ट डे, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।